Dear students, in today's lecture I am going to explain the MCQs which are given in Maharashtra State Board textbook. These MCQs belongs to the first chapter of rotational dynamics only. The first MCQ which is given in our book is when seen from below, the blades of a ceiling fan are seen to be revolving anti-clockwise and their speed is decreasing. Select the correct statement about the directions of its angular velocity and angular acceleration. ओके यहाँ आप लोग देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये सर्कुलर मोशन की जो काइनेमेटिक्स हैं उससे रिलेटेड है। हमने देखा था कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तब उसके जो अगर वो क्लॉकवाइज अगर वो मूव होता है तो जो एंगुलर वेलोसिटी है उसकी जो डायरेक्शन है इट विल बी अलोंग द एक्सिस इन इनवर्ड डायरेक्शन and if the particle revolves in anti-clockwise sense then then the direction of the angular velocity will be along the axis in upward direction. तो आप देखिए यहाँ पर राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से ही ये प्रॉब्लम पूछा हुआ है। इसमें ये बोला गया है कि जो फ़ैन है उसके जो ब्लेड्स हैं वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हैं नीचे से देखने पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंगुलर वेलोसिटी है इट विल बी अलोंग द एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। क्योंकि यहाँ पर एक कॉमन सेंस आप ये भी ध्यान में रखिए कि जो एंगुलर वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में हवा भी जाएगी। तो सीलिंग फ़ैन अगर घूम रहा है तो उसकी जो उसमें से निकलने वाली जो हवा है उसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ होगी। इसका मतलब द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विल बी अलोंग द एक्सिस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ आप एक चीज़ पर देखिए कि इस जगह पर आपको बोला गया है कि द स्पीड ऑफ द फैन इज़ डिक्रीजिंग। उसकी जो रिवॉल्विंग स्पीड है वो डिक्रीज़ हो रही है। मतलब ये कि वो उस फ़ैन को स्विच ऑफ किया गया और उसके बाद वो धीरे धीरे उसकी स्पीड जो है वो कम होने लगी। आप देखिए जब स्पीड कम होने लगेगी तो एंगुलर एक्सेलरेशन विल बी निगेटिव। ओके, एंड इफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव देन अकॉर्डिंग टू right hand thumb rule it will oppose the direction of angular velocity. If angular velocity is along the axis in downward direction then angular acceleration will be along the axis in upward direction. It means that for this particular problem we can say that the angular velocity will be along the axis in downward direction and the direction of angular acceleration will be along the axis in upward direction. तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वो हमको करेक्ट मानना पड़ेगा। ऑप्शन बी जो है वो यहाँ पे करेक्ट है। ओके, आइए अब हम देखते हैं दूसरा जो एमसीक्यू है उस पर आते हैं। सेकंड एमसीक्यू इज़ ए पार्टिकल ऑफ मास 1 किलोग्राम tied to a 1.2 meter long string is whirled to perform vertical circular motion under gravity. Minimum speed of the particle is 5 meter per second. Consider the following statements. Statement number 1, P, maximum speed must be 5 under root 5 meter per second. Difference between maximum and minimum tensions along the string is 60 Newton. ओके, आप देखिए इस प्रॉब्लम में एक छोटा सा एक आप उसे मिस्टेक कह सकते हैं बोर्ड की टेक्स्ट बुक की, और वो ये है कि यहाँ पर आपको टाइड टू ए 1.2 मीटर लॉन्ग स्ट्रिंग दिया हुआ है और साथ ही साथ आपको इसी प्रॉब्लम के अंदर ये भी बोला गया है कि मिनिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज़ 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 5 मीटर पर सेकंड स्पीड मिनिमम अगर हम उसको लेते हैं तो हमको मिनिमम स्पीड को कैलकुलेट ही नहीं करना है। ओके, आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो है m इज़ इक्वल टू 1 किलोग्राम, r इज़ इक्वल टू r मीन्स रेडियस ऑफ द सर्कल मीन्स लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग विल बी इक्वल टू 1.2 मीटर. It is also given that V minimum in this vertical circular motion is 5 meter per second. Okay. Now
इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन द मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप, यानी उस वर्टिकल सर्कल का जो टॉप पोजीशन होगा वहाँ पर, इट इज़ गिवन बाय वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी. नाउ इन दिस फॉर्मूला वी डोंट हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ आर. क्यों नहीं रखना है हमको यहाँ पे आर की वैल्यू? उसका रीज़न ये है कि ऑलरेडी आपको वी मिनिमम दिया हुआ है. इट इज़ गिवन दैट minimum speed in vertical circular motion is 5 meter per second. Therefore, if v minimum is under root rg and v minimum is given as 5 meter per second, therefore we have to take under root rg is equal to 5. हालांकि ये इसमें अगर आप r की जगह पर 1.2 जो दिया हुआ है वो अगर आप यूज़ करोगे तो दिस इज़ नॉट ए करेक्ट इक्वेशन. इट मीन्स दैट the value of r, the value of length of the string which is given, which is provided in the problem is wrong. ओके तो यहाँ पर हम इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे विदाउट एनी बॉदरेशन अबाउट द कैलकुलेशन बाय यूजिंग आर. ओके मुझे यकीन है आपको शायद ये समझ में आ गया होगा. आप देखिए एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ. आपको वी मिनिमम इन वर्टिकल सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला पता है. मिनिमम वेलोसिटी एट द टॉप ऑफ द वर्टिकल सर्कल इज वी मिनिमम इज इक्वल टू अंडर रूट आर जी, एंड इन दिस प्रॉब्लम इट इज़ गिवन दैट minimum velocity is 5 meter per second. Therefore we can say that under root rg will be equal to 5. This is our equation 1. Okay, now in vertical circular motion the maximum velocity is always at the bottom, and that velocity is given by its value is v maximum is equal to under root 5 rg. This under root 5 rg can be it can be expressed like this: v maximum is equal to under root 5 into under root rg. नाउ वी कैन यूज़ इक्वेशन 1. आप देखिए इक्वेशन 1 है, अंडर रूट आर जी की वैल्यू 5 है. जब आप उसको वैल्यू 5 वहाँ पे यूज़ करोगे इट बिकम्स वी मैक्स इज इक्वल टू 5 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड. एंड इन द गिवन प्रॉब्लम आप देखिए यहाँ पर इस प्रॉब्लम के अंदर जो स्टेटमेंट ए है, स्टेटमेंट ए है मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड. और अब आप देखिए हमने अभी कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू 5 अंडर रूट 5 मीटर पर सेकंड मिली. इसका मतलब स्टेटमेंट पी जो है वो करेक्ट है. यानी यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि द गिवन स्टेटमेंट पी इज़ करेक्ट, क्योंकि हमको वी मैक्सिमम की वैल्यू वी 5 अंडर रूट 5 मिली है. ओके नाउ अब हम वर्टिकल सर्कुलर मोशन का जो एक और टॉपिक जो था मिनिमम टेंशन एंड मैक्सिमम टेंशन, अब हम उसको यूज़ करेंगे. आप देखिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन में टेंशन, the value of tension in the string is minimum at the top position and it is maximum at the bottom position, and the difference between the difference between the maximum tension and the minimum tension is always 6 times weight. okay, so यहाँ पर हमको दिया हुआ है T max माइनस T minimum इक्वल टू 6 टाइम्स mg. ओके ये वैल्यूज़ हम इसमें पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स m की वैल्यू है 1 किलोग्राम, g की वैल्यू हम अप्रॉक्सीमेटली 10 ले सकते हैं. 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 10 है फॉर मेकिंग इजी कैलकुलेशंस. ओके सो टी मैक्स माइनस ई मिनिमम विल बी 60 न्यूटन. तो इस तरीके से आप देखिए कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्यू जो है वो भी करेक्ट है, तो स्टेटमेंट पी भी करेक्ट है और स्टेटमेंट क्यू भी करेक्ट है. इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमको हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो सी होगा, बिकॉज बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. एंड हमने अभी अभी प्रूफ किया है कि स्टेटमेंट पी जो है वो भी करेक्ट है. व्हाट इज स्टेटमेंट पी? एक बार फिर देखिए, मैक्सिमम स्पीड मस्ट बी 5 अंडर रूट 5, और हमने अभी प्रूफ किया कि मैक्सिमम स्पीड जो है वो 5 अंडर रूट 5 है. और डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन अलॉन्ग द स्ट्रिंग इज 60 न्यूटन. हमने ये भी प्रूफ किया कि उसकी जो डिफरेंस ऑफ टेंशन जो है इट इज़ 60 न्यूटन. इट मीन्स डैट बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. ओके मुझे यकीन है आपको समझ आ गया होगा. आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. थर्ड स्टेटमेंट इज सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द फॉर्मूला या एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन टर्म्स ऑफ मास m of the object and some of its distance parameters such as r means radius of cross section and l is length. ओके आप देखिए यहाँ पे जितनी भी हमारे पास जो बॉडीज़ होती हैं उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में m के साथ में या तो r आता है या l आता है, या m के साथ में मास के साथ में r और l दोनों भी आ जाते हैं. ओके जैसे अगर हम सर्कुलर डिस्क की या सर्कुलर रिंग की अगर बात करेंगे तो उसमें m के साथ में r आएगा रेडियस,
लेकिन अगर हम एक आधी रॉड की अगर हम बात करते हैं, थिन यूनिफॉर्म रॉड की अगर बात करो, या सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं, तो उसके अंदर एम के साथ में एल आएगा लेंथ, और सिलेंडर में तो एल के साथ में आर भी आएगा फॉर द ट्रांसफर्स एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर। ओके, अब देखिए यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शंस देखते हैं। ओके, पहला ऑप्शन है यहाँ पे, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर देयर एम आई। दूसरा ऑप्शन है, व्हेन रोटेटिंग अबाउट देयर सेंट्रल एक्सिस ए hollow right circular cone and a disc have the same expressions for the moment of inertia. तीसरा ऑप्शन है सी, एक्सप्रेशन फॉर द एम आई फॉर ए पैरेलेलोपाइड रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ। ओके, एंड डी ऑप्शन है, एक्सप्रेशन फॉर एम आई ऑफ ए रॉड एंड डेट ऑफ ए प्लेन शीट इज़ द सेम अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, आइए हम यहाँ पर ऐसे जो क्वेश्चन है इसको हमको एक एक ऑप्शन को कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि नथिंग इज़ गिवन इन दिस प्रॉब्लम। ओके, अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले हम ए ऑप्शन को लेंगे। ए ऑप्शन है, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मस्ट हैव डिफरेंट एक्सप्रेशंस फॉर देयर एम आई। अब इसने ये बोला है कि अलग अलग ऑब्जेक्ट जो हैं उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन अलग अलग हैं, और वर्ड यूज़ किया मस्ट। मस्ट का मतलब हो गया कि बिल्कुल कंपलसरी है, इसेंशियल हो गई ये बात। तो यहाँ पर मेरे ख्याल से इन दिस स्टेटमेंट द वर्ड मस्ट जो है, इट मेक्स दिस स्टेटमेंट कम्प्लीटली रॉन्ग, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, लेकिन उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एक्सप्रेशन सेम हैं। आइए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बताता हूँ यहाँ पे। ओके, सो अकॉर्डिंग टू मी इन दिस स्टेटमेंट द वर्ड मस्ट मेक्स इट कम्प्लीटली रॉन्ग। There are so many different objects which have the same expressions for moment of inertia. For example, एक छोटी सी एग्जांपल मैं यहाँ पे लेता हूँ। आप देखिए, पहला एग्जांपल जो एग्जांपल हमको लेना है वो ये है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर डिस्क अबाउट द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ट्रांसवर्सली। ट्रांसवर्सली मीन्स परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, तो उसका जो फॉर्मूला था आई डिस्क का, वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिस्क इज इक्वल टू mr²/2। ओके, ये डिस्क के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया फॉर द एक्सिस विच इज़ पासिंग थ्रू इट्स सेंटर परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। ओके, हम इसको नाम दे सकते हैं सेंट्रल ट्रांसवर्स एक्सिस। ओके, अब हम रिंग के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर हमने एक रिंग लिया जिसका मास m है और रेडियस r है, तो अगर एक एक्सिस उसके सेंटर से परपेंडिकुलर अगर पास होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mr²। लेकिन अगर एक एक्सिस जो है वो रिंग के सेंटर से अलॉन्ग इट्स प्लेन अगर पास हो, मतलब वो उसका डायमीटर हो, इफ़ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज द डायमीटर ऑफ द रिंग, देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विल बी mr²/2। आप इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ओके, अब आप देखिए, हमारे पास दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, एक है डिस्क और एक है रिंग, लेकिन दोनों का जो फॉर्मूला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का वो सेम है, mr²/2 फॉर डिस्क, mr²/2 फॉर रिंग। ओके, इसका मतलब क्या हुआ कि फॉर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया मे बी सेम, सो द गिवन ऑप्शन ए इज़ रॉन्ग। ओके, यहाँ पर मेरा जो ख्याल है, मेरा मतलब पर्सनली जो कहना है वो ये है कि इसमें मस्ट ये जो वर्ड है ये अगर नहीं होता, इसकी होने की वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया है, और अगर ये मे बी बोलता है तो शायद इसमें कुछ पॉसिबिलिटी निकल जाती थी। फ़िलहाल ये ऑप्शन रॉन्ग है। ओके, अब सेकंड ऑप्शन पे देखते हैं, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो राइट सर्कुलर कोन अबाउट द एक्सिस अबाउट द सेंट्रल एक्सिस इज गिवन बाय। ओके, अब सेंट्रल एक्सिस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है राइट सर्कुलर कोन का वो है mr²/2। ओके, इसका डायरेक्ट फार्मूला आपकी बोर्ड की बुक में दिया हुआ है, टेबल में आप देख सकते हैं उसको। ओके, मोमेंट ऑफ, अब हम देखते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सर्कुलर डिस्क अबाउट द सेंट्रल एक्सिस। जाहिर है यहाँ पे सेंट्रल एक्सिस का मतलब है सेंट्रल एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द डिस्क परपेंडिकुलर टू प्लेन, और उसका फॉर्मूला है mr²/2। तो आप देखिए दोनों फॉर्मूले सेम है, क्लियर कट दिख रहा है कि बोथ दिस एक्सप्रेशंस आर सेम, देयरफॉर यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब क्योंकि ऑप्शन बी करेक्ट हो गया, इसका मतलब हमको ऑप्शन सी और डी को देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन केस इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर JEE एंड
mains and advance. Then in case of JEE advance, there are so many problems in which more than one options are correct. Okay, it is possible in those exams. Therefore, we have to consider about option C also and D also. Okay, अब देखिए ऑप्शन सी पे आते हैं. ऑप्शन सी है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज गिवन बाय. मतलब अगर आपने एक पैरेललोपाइप्ड लिए जिसकी लेंथ एल है, जिसकी ब्रेड्थ बी है और जिसकी डेप्थ डी है, उसको अगर आप लेते हैं और एक्सिस को उसके सेंटर में से ट्रांसवर्सली अगर आप पास करते हैं तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा इट इज़ जस्ट लाइक दिस. आई इज इक्वल टू 1/12 m ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. अब आप देखिए इस फॉर्मूले के अंदर 1/12 m और ब्रैकेट में है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी लेंथ का स्क्वायर और ब्रेड्थ का स्क्वायर. आप देखिए इसमें डेप्थ नहीं है. ओके, इसमें डी नहीं आया, इसमें डेप्थ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी. इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन दिस एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्मूला द डेप्थ इज़ नॉट इंक्लूडेड. देयरफॉर द ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग. ऑप्शन सी में क्या बोला था उन्होंने, एक बार हम देख लेते हैं. ऑप्शन सी क्या था, एक्सप्रेशन फॉर एम आई फॉर ए पैरेललोपाइप्ड रोटेटिंग अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इंक्लूड्स इट्स डेप्थ. यानी उन्होंने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के फॉर्मूले में डेप्थ इंक्लूडेड है, जबकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, हमारे पास जो फॉर्मूला है उससे क्लियर कट हमको दिख रहा है कि देयर इज़ नो डेप्थ. ओके, सो द गिवन स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग. तो ऑप्शन सी इज़ रॉन्ग. अब हम डी ऑप्शन को देखते हैं. द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड अबाउट द ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन बाय 1/12 m इंटू एल स्क्वायर. ओके, और अब आप देखिए आपको रॉड को कंपेयर करके यहाँ पे दिया हुआ था एक शीट के बारे में, प्लेन शीट. तो थोड़ी देर के लिए आप ऐसा जस्ट इमेजिन कर लीजिए कि जो प्लेन शीट है वो जस्ट लाइक ए पैरेललोपाइप्ड है, क्योंकि पैरेललोपाइप्ड के अंदर डेप्थ का तो सवाल ही नहीं है. तो डेप्थ इज़ वेरी वेरी स्मॉल हम ले सकते हैं, बहुत ही हम एक थीन शीट ले सकते हैं पैरेललोपाइप्ड शेप में. ओके, तो उसका फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 1/12 m ब्रैकेट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. आप देखिए दोनों सेम नहीं है, दे आर डिफरेंट. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ऑप्शन डी है वो भी गलत है, वो भी हमारे लिए रॉन्ग है. ओके, तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी. ओके, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. अब हम अगले क्वेश्चन पर आते हैं. अगला जो हमारा MCQ है 4th नंबर. इन ए सर्टेन यूनिट द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए यूनिफॉर्म डिस्क अबाउट इट्स सेंट्रल एंड ट्रांसवर्स एक्सिस इज √2.5. इट्स रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट ए टेंजेंट इन इट्स प्लेन इन द सेम यूनिट मस्ट बी. ओके, अब आप देखिए इस प्रॉब्लम को हम कैसे करेंगे. सबसे पहले इसमें गिवन है रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2.5. और हमारा टारगेट है यहाँ पर हम लोगों को के टेंजेंट जो है वो एक्चुअली फाइंड करना है. ओके, इट इज़ दिस इज़ समथिंग रॉन्ग हेयर. एक्चुअली हम इसको अब आप देखिए इसमें इस जगह पर हम इसको कुछ, ये जो है एक्चुअली ये रॉन्ग हो गया है, ये हमारा क्वेश्चन मार्क है, ये हमको फाइंड करना है. ओके, तो चलिए अब आते हैं आगे, हम अपने इस को आगे बढ़ाते हैं. मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क अबाउट द सेंट्रल ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन बाय 1/2 mr स्क्वायर एंड द रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट द ट्रांसवर्स अबाउट द सेंट्रल ट्रांसवर्स एक्सिस इज गिवन बाय के सेंटर इज इक्वल टू √I/m. इसमें आई का फॉर्मूला रख देते हैं हाफ mr²/m. ये हो जाएगा m से m कैंसल, √r²/2. r² बाहर आ जाएगा रूट से, तो हो जाएगा r/√2. ओके, नाउ यूजिंग द सेम वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन वी गेट r/√2 इज इक्वल टू √2.5, क्योंकि ये आपको गिवन था. तो फिर r की वैल्यू आ जाएगी √2.5 इंटू √2 मीन्स √5. ओके, ये हमारा जो गिवन कंडीशंस थी वो हमने उस पर से रेडियस ऑफ डिस्क जो है वो मालूम कर लिया. ओके, अब हम यहाँ पर एक पैरेलल टेंजेंट को कंसीडर करने के लिए हम ये इस फिगर को थोड़ा सा कंसीडर करते हैं पहले.
आप देखिए आपके सामने यहाँ पे जो फिगर है वो एक सर्कुलर डिस्क है जिसके सेंटर सी में से एक परपेंडिकुलर एक्सिस जेड पास हो रही है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr²/2। ओके, अब आप इसमें से एक्स एंड वाई एक्सिस ले सकते हैं जैसा कि आप देख रहे हो। तो एक्स एंड वाई एक्सिस आर द टू डायमीटर्स। बाय यूजिंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम ये प्रूफ कर सकते हैं कि along x axis and along y axis moment of inertia of the disk will be mr²/4। okay, now just consider this x axis and this parallel tangent। जैसा कि आप इस फिगर की सिमेट्री को देख रहे हो आपको समझ में आ जाएगा कि x axis एंड पैरेलल टेंजेंट आर पैरेलल टू ईच अदर, और दोनों पैरेलल ये जो लाइंस हैं इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करोगे। तो अगर आपने यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पैरेलल टेंजेंट विल बी इक्वल टू 5 टाइम्स mr²/4। ओके, तो यहाँ पर पैरेलल टेंजेंट के लिए हमारे पास फॉर्मूला आ गया 5 टाइम्स mr²/4। अब हम यहाँ पे रेडियस ऑफ गायरेशन लेंगे इसके लिए। तो अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं तो आप देखिए क्या हो जाएगा। रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर टेंजेंट इज इक्वल टू √i/m। आई की वैल्यू रख दी है उसमें 5/4 mr²/m। m से m कैंसिल हुआ, 5r²/4 r और 4 बाहर आ जाएंगे तो √5 × r/2। अब हम यहाँ पे r की वैल्यू ले सकते हैं। ओके, हमने पहले कैलकुलेट किया था r की वैल्यू, उसको अगर हम यहाँ रखते हैं लाकर तो √5 × √5/2, √5 × √5 इज़ 5। तो के टेंजेंट इज इक्वल टू आ गया है 2.5। ओके, एक्चुअली ये हमको प्रूफ करना था और ये ही यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में हमको, आप देख लीजिए एक बार, ऑप्शन नंबर बी हमको दिया हुआ है 2.5। तो डैट इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो इस तरीके से ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। आप देखिए बहुत ही टिपिकल प्रॉब्लम है। इसमें एक बार परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज़ किया है इन ऑर्डर टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द डायमीटर्स, और एक बार पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ किया है टू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द पैरेलल टेंजेंट। ओके, नाउ पांचवा प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग केसेस। पी स्टेटमेंट है, ए प्लैनेट रिवॉल्विंग इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट, और क्यू है ए प्लैनेट रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट। मतलब अब आपको दो अलग अलग प्लैनेट्स दिए हैं, एक सर्कुलर ऑर्बिट में है और एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में है, और आपको बोला जा रहा है कि प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कम्स इन फोर्स इन विच ऑफ दीज। मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट पर लागू होगा या सर्कुलर ऑर्बिट पर लागू होगा, ये हमारा मेन प्रॉब्लम है। और ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं, ओनली पी, ओनली क्यू, बोथ पी एंड क्यू, नाइदर पी नॉर क्यू। ओके, तो अब आप देखिए, सबसे पहले तो आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बारे में सोचिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का स्टेटमेंट था, इफ़ द एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज ज़ीरो देन एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। ओके, अब आप इस स्टेटमेंट के अंदर देखिए कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में एक्सटर्नल टॉर्क अगर ज़ीरो है तो उस बॉडी पर, मतलब वो जो बॉडी है उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम जो है इट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आप एक चीज़ देखिए कि एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। आप कोई भी जब आप प्लैनेट की बात कर रहे हो तो प्लैनेट इज़ ए नेचुरल बॉडी, इट कैन नॉट बी आर्टिफिशियल। ओके, अगर प्लैनेट की बात हो रही है इसका मतलब यह है कि उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं दे रहा है, और जब उसको बाहर से कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं मिल रहा है तो एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द प्लैनेट इज़ ज़ीरो। अब यहाँ पर हमको ये सोचने की, जब एक्सटर्नल टॉर्क ज़ीरो है इसका मतलब उसका लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो लागू हो गया उस पर, उसका जो एंगुलर मोमेंटम इट विल बी कांस्टेंट। देयरफॉर बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर लॉजिक वी कैन से दैट the given statements P and Q both are correct. Okay, law of conservation of angular momentum will be applicable to the planets which is revolving in circular orbit as well as which is revolving in the elliptical orbit. So option C is correct. ओके, अब आप देखिए यहाँ थोड़ा सा एक और चीज़ पे हमको गौर करना है। अगला जो प्रॉब्लम हमारा है, हमारी बोर्ड की बुक में इस प्रॉब्लम को 10 नंबर दिया हुआ है। इससे
मेरा ऐसा पर्सनल ख्याल है कि शायद ये हमारा छठा प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये रियल में 10th नंबर वाला ही प्रॉब्लम है। लेकिन इससे पहले के जो 4 प्रॉब्लम जो है वो बाय मिस्टेक जो है वो पब्लिश मतलब प्रिंट नहीं हुए। हमारी जो पब्लिश जो बुक है उस बुक के अंदर वो 4 MCQs जो हैं वो गलती से प्रिंट नहीं हुए हैं, इसीलिए इस MCQ का नंबर 10 दिया हुआ है। अब हमारे सीरियल नंबर के हिसाब से ये छठे नंबर पर आ गया है। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये प्रॉब्लम है, ए थिन वॉल्ड हॉलो सिलेंडर इज रोलिंग डाउन एन incline without slipping. Okay. At any instant, the ratio rotational kinetic energy is to translational kinetic energy is to total kinetic energy is given by. Okay. आप देखिए, वैसे तो ये अभी जो मतलब डिलीटेड पोर्शन आया है उस हिसाब से ये प्रॉब्लम डिलीट हो गया है। मतलब ये इस साल बोर्ड की बुक में, मतलब बोर्ड का जो पेपर होगा हमारा 12 का, उसमें ये स्किप हो गया है, ये नहीं आएगा। ओके, क्योंकि ये डिलीटेड पार्ट है रोलिंग मोशन का। लेकिन अगर हम JEE और नीट की बात अगर करें तो वहाँ से तो ये डिलीट नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसको हमको कंसीडर करना पड़ेगा। तो ओके, आइए हम देखते हैं। यहाँ आप एक रोलिंग मोशन का एक जनरल फार्मूला आप ध्यान में रखिए। वो ये है, द रेशो ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी फॉर एनी रोलिंग ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रोलिंग मोशन में है, इफ़ इट इज़ रोलिंग फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन, तब क्या होता है, ई रोटेशनल इज टू ई ट्रांसलेशनल इज टू ई टोटल इज इक्वल टू 1 इज टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इज टू 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आप याद रखिए, यहाँ पे के का मतलब है रेडियस ऑफ गायरेशन एंड आर का मतलब रहेगा रेडियस ऑफ दैट रोलिंग ऑब्जेक्ट। अब आप इस प्रॉब्लम के अंदर आपको बोला गया है हॉलो सिलेंडर। अब आप देखिए, जब हॉलो सिलेंडर रोलिंग करेगा तो आप देखिए हॉलो सिलेंडर को जब आप एक हॉलो सिलेंडर की थिकनेस को बहुत छोटे लेवल पे अगर आप इमेजिन करो, जस्ट इमेजिन करो कि आपने एक हॉलो सिलेंडर लिया और आप उसको साइड से उसका जो क्रॉस सेक्शन है आप उसको देख रहे हो, तो आपको वो एक रिंग दिखेगा। इसका सीधा मतलब क्या हुआ, क्या हॉलो सिलेंडर इज़ नथिंग बट ए रिंग। ओके, हॉलो सिलेंडर जो है वो एक रिंग जैसा ही होता है, और अगर वो रिंग जैसा है तो इसका मतलब क्या हुआ, रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर ए रिंग इज़ आर, के इज इक्वल टू आर। और अगर ऐसा है तो फिर रेडियस ऑफ गायरेशन फॉर द हॉलो सिलेंडर विल बी के इज इक्वल टू आर। और अगर हमने उसको के इज इक्वल टू आर ले लिया तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, जनरल फार्मूला ये हो जाएगा, ई रोटेशन इज टू ई ट्रांसलेशनल इज टू ई टोटल इज इक्वल टू 1 इज टू के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और जाहिर है वो जाएगा 1। और फिर उसी तरह से अगला जो रेशो है वो क्या हो जाएगा, 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, 1 प्लस आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस 1 मीन्स 2। सो द आंसर विल बी 1:1:2। तो इस तरह से यहाँ पर जो ए ऑप्शन है आपको वो ए ऑप्शन करेक्ट दिया हुआ है। आई होप आप सब लोगों को ये जो छोटा सा एक वीडियो है ये आपको शायद समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। और अगर आपको ये पसंद आया है तो इन केस इफ़ यू वांट्स मी टू प्रिपेयर similar type of videos for numerical problems which are solved or which are unsolved, then I will prepare it and I will present it to you. लेकिन उसके लिए ये ज़रूरी है कि मुझे पहले कुछ ऐसे कमेंट्स मिलना चाहिए स्टूडेंट्स की तरफ से जो ये कहें कि उनको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की मतलब ज़रूरत है। देन आई विल प्रोवाइड देम द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स. I will try to explain those numerical problems, especially in English, but in order to explain to a common student or general student, I will explain those problems in Hindi or Urdu language. Okay. Thank you.